हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन गोसेन के दूसरे नियम के विषय में बात करेंगे, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले अपन को थोड़ा अर्थशास्त्र की परिभाषा को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होती है। मैंने बताया था आपको कि व्यक्तियों के पास सीमित साधन होते हैं। असीमित साधन होने के कारण जो व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। असीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य किस प्रकार से करे, इसके लिए क्या किया जाता है, अपन अर्थशास्त्र का ज्ञान अर्जित करते हैं। क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं क्या होती हैं, असीमित। असीमित आवश्यकताएं और व्यक्तियों की आय क्या होती है, सीमित होती है। और उसी सीमित आय से क्या करता है जो व्यक्ति या मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसे अपन क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था उपभोक्ता संतुलन। जिस बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखा है वह देख लें, क्योंकि जब तक उपभोक्ता संतुलन को आप लोग नहीं समझोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। मैंने उपभोक्ता संतुलन के विषय में आप लोगों को बताया था कि जो उपभोक्ता होता है वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। क्योंकि आय तो सीमित है, असीमित आय से ही क्या करना है, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और वह अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, उसे अपन क्या कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इसको अपन समझते हैं। देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब क्या है। सम का मतलब होता है समान, सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त इकाई के उपभोग। जब आप कोई दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो उसमें आपको समान उपयोगिता मिले। उपयोगिता का मतलब यहाँ उपभोग से लगाया जाता है कि आप जो वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं, चाहे कोई वस्तु हो या सेवा हो, जो भी वस्तुएं आप क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, उपयोगिता का संबंध लगाते हैं। तो जहाँ पर व्यक्ति को समान उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, एक पैसे को खर्च करके एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके, उसे अपन क्या कहते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। यह नियम मैंने आपको बताया किसने दिया था, गोसेन का। इसे द्वितीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम कौन सा था, उपयोगिता ह्रास नियम, और ये गोसेन का द्वितीय नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनता है, पहले अपन वो समझ लेते हैं। प्रश्न बन सकता है कि गोसेन के द्वितीय नियम को समझाइए, सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोसेन का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसके बाद प्रश्न बन सकता है सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी मान्यताएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम को, उसको अपन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको एक परिभाषा लिख के रखी हुई है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को, मैंने आपको बताया अभी कि व्यक्तियों की आय क्या होती है, सीमित होती है। असीमित आय से ही क्या करना होता है, उसे असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता एक समान हो। इसका मतलब क्या होता, अपन इसको समझ लेते हैं। व्यक्तियों के पास जो भी अर्जित आय है, आय मुद्रा के रूप में ही होगी। आपको पता ही है कि मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से क्या होती है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो जो उसने आय अर्जित किया, अर्जित आय को वह इस प्रकार से खर्च करे अपनी वस्तुओं और सेवाओं पर कि उसे प्रत्येक पैसे को जो उसने खर्च किया उसे समान उपयोगिता प्राप्त हो या समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। उसे अपन क्या कहते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम। मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में आपसे लूँ, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर जब कोई व्यक्ति खर्च करेगा
तो किस प्रकार से करेगा भाई समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक वस्तु 18 रुपए की है, एक वस्तु 20 रुपए की है। देखिए, मान लीजिए क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी समान है, सब कुछ समान है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उस वस्तु को क्रय करेगा जिससे उसको सबसे अधिक क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। मतलब 18 रुपए की वस्तु को क्या करेगा, वह खर्च करे या क्रय करेगा। क्योंकि समसीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि व्यक्ति का एक विवेकशील प्राणी होना आवश्यक है। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हो जो पागल हो, दिवालिया हो, कहीं भी पैसा खर्च कर देता हो। ऐसे व्यक्ति इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो समसीमांत उपयोगिता में कुछ मान्यताएं बताई गई हैं, जिन मान्यताओं का हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, तभी समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, लगता है। ये व्यक्तियों के जीवन से सीधे संबंधित है समसीमांत उपयोगिता नियम। अब इसमें कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं उसको अपन समझ लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहली जो मान्यता इस पर दी गई है, यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। यह नियम यह मान के चलता है कि जो उपभोक्ता है वह एक विवेकशील प्राणी है और वह अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि विवेकशील प्राणी ना होगा तो वह कहीं भी क्या कर देगा, पैसे को खर्च कर देगा। मतलब वह अपने पैसे को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, खर्च करेगा। इसके बाद इसकी दूसरी मान्यता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं आता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, हमेशा सामान्य रहती है। 100 रुपये का कोई नोट है तो 100 रुपये की वैल्यू पर ही चलेगा। 500 की नोट है तो 500 के वैल्यू पर ही चलेगा, ठीक है ना। तो मुद्रा क्या होती है, समान होती है। अब व्यक्तियों की आय के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार की वस्तुओं क्या करता है, उपभोग करता है। तो अपन को ये मान के चलना है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता क्या है, समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें ना कमी हो रही है ना ही वृद्धि हो रही है। मतलब बाजार एक प्रकार से स्थिर है, बाजार में ना तो तेजी आ रही है ना तो डिप्रेशन या कमी की स्थिति आ रही है। इसके बाद इसमें तीसरा नियम आपका लगता है, मान्यता है, एक निश्चित समयावधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समयावधि, अपन जब कोई नियम लेते हैं, नियम को समझाने के लिए कुछ अपने पास बाउंडेशंस भी होती हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। तो अपन को ये मान के चलना पड़ेगा कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि व्यक्तियों की आय में परिवर्तन होगा तो उसके उपभोग में परिवर्तन आ जाएगा, सीधी सी बात है। यदि चलन में कोई चीज़ है और चलन से बाहर चलेगी, फैशन में परिवर्तन आया तो फैशन में परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की ज़रूरतों में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, पहले जो मोबाइल चलते थे, छोटे वाले मोबाइल चलते थे, सभी लोग क्या करते थे, उसी को क्रय करते थे। आज किसका ज़माना है, एंड्रॉयड का ज़माना है, तो क्या करते हैं, उपभोक्ता उस मोबाइल को क्रय करते हैं। छोटे वाले मोबाइल क्रय करने के लिए कम सोचते, बहुत ही गरीब व्यक्ति हो तो अलग बात क्या करता है, छोटे वाले मोबाइलों को क्रय करता है। तो आपको समझना होगा कि जब उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन में जब परिवर्तन होता है तब यह नियम लागू नहीं होगा। अपन को ये मान के चलना है कि ये क्या है, समान है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। देखिए किसी की उपयोगिता को वैसे अपन मुद्रा से तौल नहीं सकते हैं कि उसकी उपयोगिता कितनी है, लेकिन अपन को ये मान के चलना है कि उसकी उपयोगिता को अपन क्या कर सकते हैं, मुद्रा रूपी पैमाने पर माप सकते हैं। तो ये रही इसकी मान्यताएं। इस पे 4 मान्यताएं निम्नलिखित कार्य करती हैं। पहला मैंने बताया यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मानव क्या है, विवेकशील प्राणी है, यानी वह पैसे को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं आता है। मुद्रा में वृद्धि होती है या कमी होती है तो व्यक्तियों की सीमांत उपयोगिता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यह अपन को मान के चलना है। इसके बाद इसकी तीसरा मान्यता है
एक निश्चित समयावधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समयावधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। अपन को ये मान के चलना है कि अपन उपयोगिता को किस रूप में माप सकते हैं, मुद्रा रूपी पैमाने पे माप सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट होता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं और इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न खत्म हुआ। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है आपके लिए, वह बन सकता है समसीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को समझाइए। इसका महत्व कहाँ कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है, अपन इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला महत्व है, उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, यह एक क्या है, प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से पूरी अर्थव्यवस्था क्या करती है, घूमती है, चक्कर काटती है। इसी प्रक्रिया के कारण ही पूरी अर्थव्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है, चलती है। तो पहला उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग। उपभोग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, अपन उसको समझ लेते हैं। देखिए, व्यक्ति कितना पैसा खर्च करे वर्तमान में और कितना पैसा भविष्य में बचाकर रखे, यह समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा ही क्या होता है, तय होता है कि भविष्य में हमें कैसी ज़रूरतें हैं, भविष्य में हमें कौन कौन से काम पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी कितना उपभोग करें पैसे का और भविष्य में कितना उपभोग करेंगे पैसे का, यह क्या होता है, नियम हमें बताता है कि भविष्य में आपको इतना खर्च करना पड़ सकता है, अभी वर्तमान में आप इतना खर्च करें। तो इस नियम के द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में किस प्रकार से सही उपयोग किया जाए पैसे का। इसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। उत्पादन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, जो फर्में होती हैं क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर क्या करती हैं, फर्में यह तय करती हैं कि हम कितना उत्पादन करें ताकि हमारा बहुत अधिक स्टॉक ना बचे या बहुत अधिक हमारे पास स्टॉक रखा ना रहे। ये किसके आधार पर तय किया जाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। इसी आधार पर जो उत्पादक फर्में होती हैं वह यह भी तय करती हैं कि हम अपने लाभ को अधिकतम किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने लाभ को अपन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ये किसके आधार पर तय होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही तय होता है। इसके बाद विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है समसीमांत उपयोगिता नियम का। विनिमय का मतलब होता है कि व्यक्ति कौन सी आवश्यकता का उपभोग कर रहा है और कौन कौन सी उसको उपयोगिता है। मतलब विनिमय का माध्यम होता है कि हमें जो वस्तु भोग कर रहे हैं वह वस्तुएं समय पर मिल रही हैं, वो कितनी मात्रा में मिल रही हैं, ये क्या तय करता है, समसीमांत उपयोगिता नियम तय करता है। आई बात समझ में। इसके बाद अपन बात करते हैं वितरण के क्षेत्र में। वितरण के क्षेत्र में क्या होता है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कुछ मेजर फैक्टर होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, उसके बाद लेबर या श्रम, पूंजी और साहस। ये फैक्टर अधिक ना हो, यह अगर साधन ना हो, ये चार महत्वपूर्ण साधन होते हैं जिस आधार पर क्या होती है, पूरी व्यवस्था संचालित होती है या कोई फर्म संचालित होती है, ये कहा जा सकता है। तो इन्हीं क्षेत्र पर क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है पैसे का। यदि भूमि है तो भूमि पर क्या दिया जाता है, लगान दिया जाता है। यदि श्रम कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसे क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार पूंजी पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। और साहस पर क्या होता है, व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। तो क्या होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम से अपन तय करते हैं कि भूमि का लगान हमें कितना देना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, पूरी तरह से संतुष्ट रहें। व्यक्तियों को वेतन कितना देना है, पूंजी पर ब्याज कितना देना है और साहस को लाभ कितना प्राप्त होगा, ये कौन सा नियम तय करता है, समसीमांत उपयोगिता नियम ही तय करता है। इसके बाद अपन लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, राजस्व के क्षेत्र में। राजस्व के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, इसको अपन समझ लेते हैं। राजस्व का मतलब होता है
सरकार के पास जो भी पैसा आता है करों के माध्यम से, तो सरकार उस पैसे को क्या करती है, देश के हित में खर्च करती है। जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल्स, रोड, लाइट, पानी इत्यादि की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। तो सरकार क्या करती है, इसको, इन पैसों को खर्च करती है। तो अब राजस्व का मतलब होता है, यह तय करता है सम सीमांत उपयोगिता नियम कि सरकार को राजस्व कितना प्राप्त होगा। राजस्व के माध्यम से सरकार क्या करती है, जो गरीब और अमीर की जो एक सीढ़ी, उसको संतुलन मिलाने की कोशिश करती है। क्योंकि गरीब व्यक्तियों पर क्या होता है, कर नहीं लगाया जाता, जो प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर तो सभी पर लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो गरीब अमीर व्यक्ति होते हैं उससे सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है, प्रत्यक्ष कर लेती है। प्रत्यक्ष कर जब सरकार लेती है तो उससे क्या होता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है तथा एक गरीब और अमीर के बीच जो क्या रहता है, एक प्रकार का अंतर रहता है, उस अंतर को समाप्त करने की कोशिश करती है। तो ये रहे इसके महत्व के विषय में। अपन ने सम सीमांत उपयोगिता नियम को समझ लिया और इसकी मान्यताओं को भी समझ लिया। अब इसके थोड़ा अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन चलते हैं आगे। चलिए, अब देखते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम को। चलिए, ग्राफ यहाँ पर ले लेते हैं मुद्रा। यहाँ दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक लेते हैं गेहूं, दूसरा ले लेते हैं चावल। अब अपन समझते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम किस प्रकार से काम करता है। देखिए, माना अपन ने किसी व्यक्ति के पास 8 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 8 रुपए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा मैं और एडजस्ट कर दूँ, दिख न रहा हो शायद। 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पास गेहूं की कीमत दी गई है, पहले 20, इसके बाद 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6। यहाँ चावल दिया गया है 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। अपन यह मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता 12 यूनिट तक क्या है, सेटिस्फाइड है। मतलब यहाँ तक वो क्या कर सकता है, वस्तु का उपभोग कर सकता है। अब वो पैसे को खर्च किस प्रकार से करेगा अपन वो समझते हैं। तो मान लीजिए पहला रुपए है, तो पहला रुपए क्या बताया गया सम सीमांत उपयोगिता नियम पे कि पैसे को इस प्रकार से व्यक्ति खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जब वो पहला रुपए खर्च करेगा तो किस यूनिट में करेगा, 1 से 20 यूनिट की प्राप्ति हो रही है, दूसरे से कितनी की प्राप्ति हो रही, 16 यूनिट की प्राप्ति हो रही है। तो सीधी सी बात है, वो किसको पे खर्च करेगा, 20 यूनिट पे, जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद जब दूसरा रुपए वो खर्च करेगा तो किस पे खर्च करेगा, यहाँ 18 है, यहाँ कितना है 16 और 14। तो दूसरा रुपए भी सीधी सी बात है किस पर खर्च करेगा, वह 18 पर ही खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ उसको ज़्यादा क्या होती, संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। यहाँ बात की जा रही है कि वह जब पैसे को खर्च करता है तो उसे किस जगह पर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब अपन तीसरे रुपए की बात करते हैं। तीसरे रुपए की यदि बात करें तो यहाँ चावल भी 16 में है और यहाँ गेहूं भी क्या है, 16 में। तो सीधी सी बात है कि यदि उसको चावल ज़्यादा पसंद होगा तो चावल का उपभोग करेगा 30 यूनिट पे, और यदि उसको गेहूं पसंद होगा तो गेहूं भी क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है।
इसके बाद चौथा रुपये जब वो खर्च करेगा तो कहाँ खर्च करेगा? सीधी सी बात है, गेहूँ क्रय करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है 14 है, यहाँ क्या है 16 है, तो चौथा रुपये कहाँ खर्च होगा उसका? यहाँ पास खर्च होगा। इसके बाद पाँचवा रुपये वो कहाँ खर्च करेगा? पाँचवा रुपये भी कहाँ खर्च होगा आपका? चावल को, गेहूँ को क्रय करने पर। इसके बाद जब छठवां रुपये वो खर्च करेगा तो कहाँ खर्च करेगा? यहाँ पास। इसके बाद सातवां रुपये कहाँ खर्च करेगा? उसको जहाँ अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, सातवां रुपये यहाँ खर्च करेगा और आठवां रुपये भी कहाँ खर्च करेगा? यहाँ खर्च करेगा। इसके आगे वह खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्या हो गया? पैसा खत्म हो गया। अब देखिए उसने ज़्यादा इकाइयाँ किसकी क्रय की? तो उसने ज़्यादा इकाइयाँ किसकी क्रय की? 1 2 3 4 5 इकाइयाँ किसकी क्रय की? गेहूं की क्रय की। और चावल की कितनी इकाइयाँ उसने क्रय की? 3 इकाइयाँ क्रय की। अब यहाँ आप ध्यान से समझ सकते हैं कि व्यक्ति पैसे को वहीं पर खर्च कर रहा है जहाँ उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम यही कहता है कि व्यक्ति अपने पैसे को वहीं पर खर्च करता है जहाँ उसे अधिकतम संतुष्टि की क्या होती है? प्राप्ति होती है। उसके अगर संतुष्टि में कमी आई तो वह क्या करेगा? उस पैसे को खर्च नहीं करेगा। यदि उसको 12 यूटिल से कम सेटिस्फेक्शन कहीं मिलता तो वह पैसे को खर्च नहीं करता। यदि 9 रुपये होते तो कभी खर्च ही नहीं करता, क्योंकि क्या है? उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसको अगर ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसको भी देख लीजिए आप। मान लीजिए पूंजी अपन स्थिर कर ली और गेहूं चावल पे क्या हो रहा है? पैसे के खर्च हो रहा है। तो गेहूं में 5 यूनिट्स खर्च हो रहा है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा आपका ये ऊपर से कुछ ऐसे बनेगा। चावल पे कम कीमत पे है तो चावल का ग्राफ कुछ नीचे से कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ क्या देख सकते हैं आप? इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ डिफरेंस है। इसने किसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीदी? गेहूं की ज़्यादा इकाई इसने क्या की? क्रय की, जबकि इसने यहाँ पास चावल की कम इकाइयाँ क्रय की। क्यों कम इकाइयाँ क्रय किया? क्योंकि उसको चावल से कम उपयोगिता की प्राप्ति हुई, संतुष्टि की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये हो गई गेहूं की, यहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं? चावल। अब अंतर आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितने अपन ने चावल की इकाइयाँ अधिक क्रय की क्योंकि हमको चावल में ज़्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हो रही थी। यहाँ पर मुद्रा की इकाइयाँ ले सकते हैं जो भी दी हैं, मुद्रा की इकाइयाँ, और यहाँ अपन ले सकते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। तो इस प्रकार से क्या होता है? अपन समसीमांत उपयोगिता को ग्राफ के माध्यम से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास। समसीमांत उपयोगिता नियम को आज अपन ने समझा। अगले लेक्चर पे अपन समझेंगे तटस्थता वक्र के विषय में। तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।